ओके, इन द सेम एप्लीकेशंस को हम स्टडी कर रहे हैं क्योंकि इसमें बड़े ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो सेम एप्लीकेशन के कुछ और हम न्यूमेरिकल टास्क को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल सेम उसी टॉपिक का है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर वायर। मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कुलर वायर, ठीक है। इस वायर को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं इस तरह से, एट द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कुलर वायर। यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड जो वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। वायर ऑफ रेडियस आर, जिस वायर का सेमी सर्कुलर का रेडियस कितना बोला हुआ है, आर के इक्विवेलेंट बोला हुआ है। एज शोन इन द फिगर, इफ द वायर इज इनफाइनाइटली लेंथ, ठीक है। मतलब एक वायर है हमारे पास इस तरीके से, वो इनफाइनाइट लेंथ, ये भी वायर है, इसकी इनफाइनाइट लेंथ है, ठीक है। और इनको ज्वाइन किए गए सेमी सर्कुलर वायर की वजह से, ठीक है। तो हम लोगों को इन तीनों पार्ट की वजह से यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है कैसी होगी और किस डायरेक्शन में होगी। तो आपको यहाँ पे हम मान लेते हैं इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 प्रोड्यूस होगी, इसकी वजह से B2 मान लेते हैं, तो B3 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम एक सेक्शन को सॉल्व करते हैं फॉर सोल्यूशन फॉर B1। अब B1 देखो, B1 क्या एक लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर है। तो हम लोगों को पता है कि लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है B1, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्लियर हुई बात? आगे 2I अपॉन R, ये होता है मामला हमारे पास, ठीक है। तो रेडियस जो है वो कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस भी कितना है, R के इक्विवेलेंट तो है, तो दैट विल बी टेकन एज द R। बट यहाँ पे सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आता है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड का। क्यों? हम यहाँ पे व्हाइट फ्रेमिंग राइट हैंड रूल का यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, करंट की डायरेक्शन में थंब को पॉइंट आउट कर दिया और मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पे है, तो मेरी फिंगर यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, मेरे फिंगर इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट के पास आनी चाहिए। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट के पास मेरी फिंगर जो बाहर की डायरेक्शन में पॉइंट आउट हो रही है, ठीक है। तो B1 मैग्नेटिक फील्ड जो आउटसाइड आएगी, आउटसाइड। क्लियर होगी बात? उसी तरह से सेकंड B2 निकालते हैं हम। B2 जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ड्यू टू द सेमी सर्कुलर रिंग। तो सर्कुलर रिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो हम लोगों ने मॉडिफाई की हुई थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। लास्ट टाइम के न्यूमेरिकल में हम लोगों ने इसको मॉडिफाई करके लिखा हुआ था, कितना था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R इंटू थीटा। 2 पाई को हमने किससे अरेंज कर दिया था, थीटा से अरेंज कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, पाई बाय 2 नहीं, सिंपल पाई की इक्विवेलेंट होती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसकी इक्विवेलेंट हुई, पाई की इक्विवेलेंट हुई। तो मुझे कुछ नहीं करना, इसको सिंपल रिप्लेस कर दो, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R इंटू पाई, ठीक है। तो ये कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया इसने, पाई के इक्विवेलेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कवर कर रहा है, ठीक है। अब मुझे इस सेमी सर्कल की वजह से यहाँ पे RO पॉइंट के ऊपर मुझे मैग्नेटिक फील्ड का पता करना है कितना है। तो मैंने क्या किया, थंब की डायरेक्शन में इसको पॉइंट आउट किया, थंब की करंट की डायरेक्शन में थंब को पॉइंट आउट किया, और मेरी फिंगर कहाँ पर होनी चाहिए थी, ऑब्जर्वेशन पॉइंट के ऊपर। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट के ऊपर मेरी फिंगर जो है इनवर्ट जा रही है, ठीक है। कैसे जा रही है, इनसाइड। उसी तरह से B3 मैग्नेटिक फील्ड, B3 मैग्नेटिक फील्ड देखो, करंट अब यहाँ से आता हुआ इस तरफ गया, अब इस तरफ वापस जा रहा है, ठीक है। तो सेम इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने यहाँ पे ऊपर लिखा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R, ठीक है। और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके देखते हैं। तो करंट यहाँ पे जा रहा है, तो मैंने करंट की डायरेक्शन में थंब को पॉइंट कर दिया, ऑब्जर्वेशन पॉइंट मेरा ही है, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ मैंने फिंगर्स को रख दिया इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ऐसे नहीं करना है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट मेरा यहाँ थोड़ी ना, ऑब्जर्वेशन पॉइंट मेरा यहाँ पर है, तो उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली ही मैं अपनी फिंगर्स चूज करूंगा। तो फिंगर मेरी बाहर की तरफ निकल रही है, तो इट इज कमिंग आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड जा रही है दोनों। तो ये तीनों के तीनों फैक्टर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए। तो इन तीनों फैक्टर्स में हमने फाइंड आउट किया कि जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, तो वो कुछ इस तरीके से आ रही है, ठीक है। तो ये दो जो है आउटसाइड आ रही है बाहर की तरफ, एक जो है रिंग की वजह से इनसाइड जा रही है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी यहाँ पे, सो द नेट मैग्नेटिक फील्ड विल कम्स आउट टू बी, इसको हम बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। देखो ये जा रही है हमारे पास, दो आउटसाइड आ रही है और एक इनसाइड आ रही है, ठीक है। अब सर्कल जो है ज़्यादा लेंथी और इसका ज़्यादा एनरोलमेंट यहाँ पे है,
इस ओरिजिन के पास, सेंटर के पास ज़्यादा इसका एनरोलमेंट है तो ऑब्वियसली इसका मैग्नेटिक इफेक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यानी कि B2 इज द स्ट्रॉन्गर वन विच इज गोइंग इनसाइड। लेकिन ये दोनों आउटसाइड जा रहे हैं, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ B1 प्लस ऑफ B3, ठीक है। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो कुछ इस तरीके से लिख दूँ B2 माइनस ऑफ B1 माइनस ऑफ B3। तो इन सभी की वैल्यूज को उठाओ, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो वी विल गेट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R इंटू पाई, ठीक है, माइनस ऑफ B1 की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R, सिमिलरली माइनस ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R आ गया। अब इन सभी में देखो कॉमन क्या आ रहा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो कॉमन देखो क्या आ रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन आया, ठीक है। और क्या कॉमन आ रहा है इन सभी में, I कॉमन आ रहा है, ठीक है। और कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो बाकी हमारे पास यहाँ पे अंदर वैल्यूज बचेगी पाई माइनस ऑफ, ये बनेगा 2, अच्छा यहाँ पे R भी कॉमन आएगा, ठीक है, R लिख देते हैं, स्मॉल r ले रहे हैं, ठीक है, 2 माइनस ऑफ 2, तो ये बनेगी हमारे पास वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R पाई माइनस ऑफ 4 विच इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट दिस पॉइंट। इस पूरे के पूरे सेक्शन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इस पॉइंट के ऊपर, दैट इज दिस वन। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे खास करके ध्यान रखना पड़ेगा, आउटसाइड जा रही है इनसाइड जा रही है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम ये प्लस और माइनस करनी पड़ेगी। ये इसका इफेक्ट ज़्यादा था इसलिए मैंने इसमें से इन दो वैल्यूज को माइनस किया, क्योंकि इसका इफेक्ट जो ज़्यादा नहीं रहेगा क्योंकि वो दूर जा रही है सेंटर से, ठीक है। तो दोनों जो सेम डायरेक्शन में आ रही थी, इन दोनों को ऐड किया हुआ है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में बोला गया है, दिस वन इज द इम्पोर्टेंट वन न्यूमेरिकल, ठीक है। क्या बोला गया है, 2 आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल, 2 आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल है मेरे पास, एक ही रखी और एक ही रखी है, मार्क्ड एज 1 2, दोनों का नाम दिया, एक को 1 और दूसरे को 2, कैरी द इक्वल करंट, और दोनों में इक्वल करंट के वो फ्लो कर रहा है, प्लेस्ड विद द जियोमेट्रिकल एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बोलते हैं इनको इस तरीके से रखा गया है, मतलब एक कॉइल को इस तरीके से और एक को इस तरीके से रखा गया है, ठीक है। तो दोनों की जियोमेट्रिकल एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर पर आ रही है, ठीक है, टू ईच अदर एज शोन इन द फिगर। फाइंड द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट कैलकुलेट करनी है। अच्छा, आप लोगों ने एक आर्टिकल पढ़ा है, magnetic field on the axis of the circular coil loop at a distance x from the center of the coil। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास पता है कितना होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कितना होता है यहाँ पे I 2I साथ में 2I R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3 अपॉन 2, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला पड़ा हुआ है ऑलरेडी, किसके रिलेटेड है ये फार्मूला, द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल एट अ डिस्टेंस h ऑन इट्स एक्सिस। तो मैं इस फर्स्ट कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेता हूँ एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितनी आएगी इस फर्स्ट कॉइल की वजह से। तो दिस वन इज दिस डायरेक्शन हमने यहाँ पे पता करनी है, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक करंट जो वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब करंट तो बाहर की डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ सिंपल इस तरीके वेक्टर से। तो B1 जो है यहाँ पे जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब उसकी जो सेम इसी दूसरे लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितनी प्रोड्यूस होगी, तो सेम वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R स्क्वायर अपॉन कितना होता है R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3 अपॉन 2। अरे यहाँ पे एक छोटी सी बात होगी, यहाँ पे साथ साथ में 2 पाई भी तो आएगा, 2 पाई, ठीक है। पाई भी तो एंगल होता है, क्योंकि सर्कल का बात कर रहे हैं तो सर्कल जो पाई एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास उसके रिलेटेड फार्मूला। अब इस सेकंड लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, देखो ये करंट यहाँ पे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है, अपर डायरेक्शन में। अगर इस लूप की वजह से देखते तो अपर डायरेक्शन की वजह से, ठीक है। मतलब अगर ये दोनों परपेंडिकुलर आपस में, तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड भी आपस में परपेंडिकुलर ही होंगी। तो एक की मैग्नेटिक फील्ड B2 इस डायरेक्शन में जाएगी, मतलब दो डिफरेंट डायरेक्शन में हमारे पास इफेक्टर जा रहे हैं। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है और इस कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपर डायरेक्शन में जा रही है। हमें निकालना है नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हमारे पास काम आता है कि रिजल्टेंट का फार्मूला। रिजल्टेंट का फार्मूला आज यू हैव स्टडीड इन द प्लस वन क्लास,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा होल पावर 1/2। अब यहाँ पे देखो दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच का फॉर्मूला एंगल जो बन रहा है 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। ठीक है, तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाता है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आर की जगह नेट मैग्नेटिक फील्ड लिख देता हूँ, ये फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड, ये सेकंड मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर, तो होल अंडर रूट 1/2, क्योंकि ये सारा फैक्टर किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपल इन सभी की वैल्यूज को उठाओ, ये वैल्यूज उठाओ, ये वैल्यू उठाओ, इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो हमारे पास अल्टीमेटली जब हम इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे वी विल गेट, क्या मिलेगा हम लोगों को द वैल्यूज। अब वैल्यूज देखो यहाँ पे एक और बात ध्यान देने वाली है, क्या ये वैल्यूज दोनों एक जैसी तो लग रही हैं, इसका मतलब वी कैन राइट इट एज b1 इज इक्वल टू b2 विल बी इक्वल टू द b, मतलब b1 b2 जो बराबर है किसके इक्वल मान लेता हूँ उसको b के बराबर, तो यहाँ पे b प्राइम मान लेता हूँ इसको। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ b प्राइम प्लस ऑफ b प्राइम 4 रेज़ टू पावर 1/2, तो ये कितना बन जाएगा फिर 2b प्राइम 4 रेज़ टू पावर 1/2। ठीक है, अच्छा b प्राइम स्क्वायर भी है साथ में स्क्वायर, तो जब मैं इसको अंडर रूट को सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे फार्मूला बनता है अंडर रूट 2, क्योंकि अंडर रूट के साथ 2 के साथ कोई स्क्वायर नहीं है, b के साथ स्क्वायर है तो अंडर रूट को कैंसिल आउट कर देगा, सिंपल b प्राइम। ठीक है, तो b प्राइम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके मैग्नीट्यूड को, ये जो मेरे पास रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो b प्राइम में किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये जो दो मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, दोनों में से किसी एक की वैल्यू बढ़ाओ, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो b इज इक्वल टू किसके इक्वलेंट हो जाएगा, इसको मैं मान लेता हूँ अंडर रूट 2 टाइम्स, कितना बन जाएगा ये अंडर रूट 2 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये बनेगा 2 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इन दोनों की वजह से इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट ओ पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है नेट मैग्नेटिक फील्ड, इट इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सिंगल कॉइल अंडर रूट 2 टाइम्स, अंडर रूट 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दिए एक सिंगल कॉइल के साथ। ठीक है, इन दैट वे वी कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक